नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। प्रेजेंट में आपका चल रहा था जेपीएससी और जेपीएससी का पेपर 1 में एग्रीकल्चर का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था पेपर 1 में उसका क्या देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर क्या करें, उसे देख लें। क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग आपका समुच्च कृषि से होगा। इसके अलावे अन्य कृषि था, जैसे आर्द्र कृषि था, तूर कृषि था या फिर गहन कृषि था, तो वो आपका पार्ट 2 में है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका पार्ट 1 में है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या शुरू करें, पार्ट 3। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुच्च कृषि। समुच्च कृषि क्या होता है? समुच्च कृषि क्या होता है? पर्वत पर जो पहाड़ी इलाका में जो कृषि होता है या एक तरह से सीढ़ीदार होता है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, आसाम हो गया, तो पर्वत इलाका में जो भी कृषि होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्च कृषि कहेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट से भी पूछ लिया जाता है पर्वतों पर होने वाली कृषि को क्या कृषि कहते हैं, कौन सा कृषि कहते हैं, तो समुच्च कृषि। अब बात करते हैं हम जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो जैविक कृषि क्या होता है, जिसमें जो रसायन जो उर्वरक होता है, जैसे कि आपका रसायन में उर्वरक में क्या ले सकते हैं, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया। तो ये जो उर्वरक होते हैं या तो फिर इसके अलावे जो दवा होता है, जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जैविक कृषि में रसायन का प्रयोग पूरी तरह से बंद होता है। वहाँ पे रसायन का प्रयोग, केमिकल्स का प्रयोग, जो उर्वरक होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप अभी के ज़माने में क्या होता है कि प्रत्येक घर में, हर परिवार में 1-2 व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का मतलब बीमारी है। किसी को डायबिटीज़ है तो किसी को टीबी है, तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हर किसी में है। इसका मुख्य वजह जो है उर्वरक, जो खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ में, जैसे कि पंजाब का नाम सुने होंगे, हमारा एग्रीकल्चर का वीडियो अगर देखेंगे तो पंजाब में क्या होता है, कम ज़मीन में अंधाधुंध बहुत ज़्यादा उर्वरक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उससे क्या होता है, उसका अंश जो है खाद्य पदार्थों में जाता है। जब लोग खाते हैं तो उसका स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग स्वस्थ रहे, इसलिए रसायन उर्वरक जो है उसका प्रयोग नहीं हो, इसके लिए सरकार ने जैविक कृषि पर बल दिया। तो जैविक कृषि किसे कहते हैं, जिसमें उर्वरक प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि जब उर्वरक प्रयोग नहीं होगा, कीटनाशक प्रयोग नहीं होगा, तो कोई भी खाद, जैसे कि फसल होता है वो तो खराब हो जाएगा। जैसे कि फूलगोभी है या कोई भी अन्य पदार्थ है, जब वो छोटा होता है उसमें कीड़ा लगता है। तो वैसा सिचुएशन में जब आप रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो वैसा सिचुएशन में क्या होता है, जैसे तंबाकू जो होता है, ध्यान देंगे जो तंबाकू होता है, खैनी, तो तंबाकू क्या होता है, उसका जो पत्ता होता है उसको पिघलाया जाता है और उसी का जो पानी, क्योंकि उसमें निकोटिन पाया जाता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। आप देखेंगे तंबाकू का मना करता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। रीज़न क्या होता है, उसमें निकोटिन होता है और निकोटिन किसी भी जीवाणु को मारने में बहुत ही सक्षम है। तो तंबाकू को क्या किया जाता है, पानी में से पहले, सबसे पहले उबाला जाता है और उबालने के बाद क्या होता है, जो पानी रहता है उसका निचोड़ के वही पानी क्या होता है, फल में, सब्जी में डाला जाता है। तो उससे जो भी कीट लगा रहता है वो खत्म हो जाता है। तो ये आपका जैविक कृषि। इसके अलावा आपका क्या होता है, जो उर्वरक है वहाँ पे गाय का जो गोबर हो गया या तो पेड़ उड़ का जो सड़ा हुआ कचरा हो गया, उसका उर्वरक के मतलब खाद के तौर पर उसका प्रयोग करता है। तो ये आपका है जैविक कृषि, ठीक है, जहाँ पे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भारत का सबसे पहले एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती किया जाता है, वह आपका सिक्किम है। इसके अलावे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 100% जैविक खेती होने लगा है। तो आप कमेंट करें वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने अच्छी तरह से समझा कि जैविक कृषि क्या है और संभावित प्रश्न जेपीएससी में संभावित है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बारानी कृषि। बारानी कृषि, ये बारानी कृषि क्या होता है, जो पूरी तरह से वर्षा पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप धान भी ले सकते हैं, जो पूरी तरह से वर्षा पे डिपेंड करेगा, वैसा कृषि को हम लोग क्या कहेंगे, बारानी कृषि कहेंगे। इसके अलावा आपका होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, जैसे कि आप गेहूं देखे होंगे, गेहूं के साथ सरसों लगा दिया जाता है, तो वो आपका मिश्रित कृषि नहीं है। दरअसल लोग सोचते हैं मिश्रित कृषि मतलब एक ही साथ 2-3 फसल को जो लगा दिया जाता है, वो नहीं है। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप ऑप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन में एक समय में 2 फसल साथ में उपजाना मिश्रित कृषि कहलाता है, लेकिन नहीं, वो नहीं। मिश्रित कृषि मतलब क्या होता है कि आप कृषि का भी कार्य करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। तो कृषि के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित कृषि, ठीक है।
चलिए अब बात करेंगे रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? एक वर्ष में किसी खेत में, किसी जोत में आप 4 अलग अलग फसल उपजाते हैं, तो वैसे कृषि को हम लोग क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग कहेंगे। इसके अलावा आधुनिक जैविक कृषि, आपको हम जैविक कृषि के बारे में बता चुके हैं। तो जैविक कृषि का जो जनक है, आप याद रखेंगे, अल्बर्ट हावर्ड है। ठीक है, अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। इसके बाद है भारत में प्रथम जैविक कृषि। भारत में जैविक कृषि जो है वो सिक्किम में था, वो आपको हम पहले बता चुके हैं। अभी जब हम डिटेल्स बताएं तो पहले बता चुके थे जैविक कृषि के बारे में। अब देखिए झूम कृषि। ये झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि जिसका नाम है स्थानांतरित कृषि। देखिए झूम कृषि क्या होता है? खास करके वैसे तो पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होता है। झूम कृषि में क्या होता है? एक बार जैसे कि एक ज़मीन है, एक जोत है, इस जोत में क्या होता है? इस जोत में क्या होता है? एक बार फसल कर उपजा लिया, उपजाने के बाद उसे लोग क्या करते हैं? काट देते हैं, और काटने के बाद जो भी फसल है वो तो रखते हैं अपने पास, लेकिन जो उसका अवशेष बचता है, ठीक है, उसको वहीं जला दिया जाता है। जैसे कि आप पंजाब हरियाणा में सुने होंगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो दिल्ली में प्रदूषण का क्या कहते हैं? देयर आर मेनी रीजन्स बट आउट ऑफ देम, उसमें से एक ऐसा रीजन है कि जो दिल्ली के सटा प्रदेश है, आपका पंजाब हो गया, उधर यूपी हो गया, तो बीच में आपका दिल्ली पर जाता है। तो वहाँ पे जब गेहूँ काटा जाता है ना, तो गेहूँ से काटने के बाद आप देखते हैं इतना सा ज़मीन में छोड़ दिया जाता है। और जब गेहूँ काटने के बाद जो छोटा सा मतलब उसका अंश जो बच जाता है ज़मीन में, उसको जब कोड़ के जमा किया था तो उसको वहाँ जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो प्रदूषण होता है, सारा प्रदूषण दिल्ली की तरफ सटा हुआ है, तो उसको लोग पराली कहते हैं। क्या कहते हैं? पराली। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पराली। ठीक है, तो उस तरह से झूम कृषि भी उसी तरह से। लेकिन झूम कृषि होता है क्या? पहाड़ी इलाका में होता है या स्थानांतरित है, और एक बार में एक ही होता है। कृषि करने के बाद उसको वहाँ जला दिया जाता है, और फिर लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा जगह कृषि करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं झूम कृषि या तो फिर स्थानांतरित कृषि। हालांकि इसको देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर झारखंड में बोले तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। याद रखेंगे, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? पोंडू कहा जाता है। मेघालय में क्या कहा जाता है? बोगमा कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका क्या था? झूम कृषि था। तो आपने अच्छी तरह से जैविक कृषि, समोच्च कृषि, बनानी कृषि, मिश्रित कृषि, रिले क्रॉपिंग और झूम कृषि के बारे में समझा। अब हम लोग देखेंगे MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अभी जो कृषि किसान आंदोलन हो रहा था, उसमें भी न्यूज़ में ये चर्चा का विषय था, और एग्जाम में वही प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है जो चर्चित रहता है। ठीक है, तो MSP क्या होता है? MSP का हिंदी फुल नेम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में अगर बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए होता क्या है, हमारे देश के जो किसान होते हैं उसको किसी भी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उसका जीवन जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके जीवन में सुधार के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए आपने पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व के धारा 48 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार उसके कल्याण के लिए कार्य करती है, और अकॉर्डिंग टू धारा 48 जो है MSP उसी के अंदर में आता है। ठीक है, कृषि के इसमें क्या होता है? MSP में क्या होता है? सरकार एक रेट तय करती है, और वह दर तय करती है जिस दर पर सरकार क्या करती है? किसानों से फसल खरीदती है। आप अच्छा से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आप धान लीजिए। ठीक है, अब जब धान लेते हैं तो आप लोकल में क्या होता है, जो गांव घर के लोग थोड़ा सा जो समझदार होते हैं और जो पैसा वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी आम किसान से वो 1300 रुपये कुंटल, समझेंगे, 1300, 1350, 1400। ठीक है, आप अच्छी तरह से आपको पता होगा 1300 रुपये कुंटल, 1400 रुपये कुंटल, इस तरह से क्या करते हैं? वो फसल को मतलब धान को ले लेते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं? वही धान को बेचते हैं कहाँ पर? फैक्स में। कैसे? 200 की कह सकते हैं 2050 रुपया सरकार MSP के तहत लेती है, और बोनस आपका हो गया कितना? 180 रुपया। तो बोनस को आप छोड़ दीजिए, आने 2050 रुपया, 2050 रुपया प्रति कुंडल सरकार क्या लेती है? धान लेती है। नॉट ओनली आप पेड़ी नहीं ले, केवल धान नहीं लेंगे, बहुत सारा फसल होता है, और हर फसल का अलग अलग कीमत पर सरकार क्या करती है? किसानों से लेती है। उसके दौरान क्या होता है? मौसम जितना भी ख़राब हो या तो फिर बाज़ार में रेट उसका गिरा हुआ हो, लेकिन सरकार जब ये MSP जब तय करती है कि धान हमको 250 या तो 2050 रुपये किलो क्विंटल लेना है, तो इस तरह से लेती है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो बीच में बिचौलिया लोग होते हैं, वो किसानों से धान लेते हैं और जाके सरकार को बेचते हैं। तो ज़मीनी स्तर से देखा जाए
तो जो किसान शिक्षित नहीं है, जो किसान जागरूक नहीं है, उसको यह एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो एमएसपी मतलब आप समझेंगे वह न्यूनतम वह दर, जिस दर से सरकार जो है फसल किसानों से खरीदती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। इसे इसलिए लाया गया था ताकि हमारे किसान का हित हो सके और उसका कल्याण हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पीडीएस का। पीडीएस क्या होता है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। इसे पब्लिक मतलब जन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण सिस्टम प्रणाली, पीडीएस। देखे होंगे आप, जब आपके जो बीपीएल परिवार के लोग होते हैं, उसको प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाता है। जैसे कि किसी परिवार में 9 व्यक्ति हैं तो 9 × 5 मतलब आपका कितना हो गया, 45 किलो चावल मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे करती जो धान लेती है उसी को पीडीएस के माध्यम से गरीबों में वितरण करती है, ताकि जो भारत में एक तरह से क्या कर सकते हैं, गरीबी है या तो जो भुखमरी है उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा आपने जन वितरण प्रणाली के बारे में समझा। आप देखिए जन वितरण प्रणाली जो है ये समवर्ती सूची की बात है। हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और मेरा पहला वीडियो में पार्ट 1 में हम राष्ट्रीय कृषक आयोग 2006 के स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर क्या बताए थे कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, लेकिन पीडीएस देखिए समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें जो खाद्य सामग्री मिलता है उसमें जो क्या कहते हैं, जो पैसा होता है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का आता है, इसलिए यहाँ पे समवर्ती सूची आया है। अब हम बात करते हैं एफसीआई। एफसीआई देखिएगा, एफसीआई क्या होता है? ठीक है, एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, पीडीएस के तहत जो है, पीडीएस में जो चावल आता है सरकार एफसीआई से खरीदती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई खरीदती है चावल को 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, और फिर वह 1 रुपये किलो जो है सो गरीबों को दिया जाता है। तो एफसीआई क्या करती है, चावल खरीदने का काम करती है, या फिर अन्य जो खाद्य सामग्री है जो पीडीएस के माध्यम से लोगों को दिया जाता है वह ये काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीडीएस की शुरुआत कब हुआ था। तो पीडीएस की शुरुआत हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि हमारा देश एक तरह से उस समय बहुत ज़्यादा भुखमरी था, बहुत ज़्यादा भुखमरी था, तो 1947 में पीडीएस की शुरुआत हुआ। लेकिन यह पूरा देश में, संपूर्ण देश में नहीं हुआ था। 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 1992 में ध्यान देंगे, 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय पूरे देश में इसे लागू किया गया। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, पीडीएस की शुरुआत 47 में हुआ था, लेकिन पूरे देश में जो पीडीएस की शुरुआत हुई थी, जन वितरण प्रणाली की जो शुरुआत हुई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी, वह 1992 में हुआ था। अब हम बात करेंगे कुछ, ध्यान दीजिएगा इधर, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई है। लक्षित मतलब सरकार ने टारगेट रखा कि कितने लोगों को भुखमरी से मतलब बाहर निकालना है। तो आपने पीडीएस के बारे में समझा कि पीडीएस को प्रतिगामी विकास तंत्र कहा जाता है। जब राशन आपको मिले तो फिर आप जो कमाइएगा उससे आप एक नया घर मतलब क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका राशन से पैसा बचेगा। तो पीडीएस को प्रतिगामी विकास तंत्र कहा जाता है। अब देखिए 2006 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएस की जाँच के लिए बना था बांधवा समिति। ये बांधवा समिति होता है क्या, जैसे कि पीडीएस के माध्यम से जो डीलर होते हैं वह भी भ्रष्टाचार करते हैं। वह भी क्या करते हैं, जिस तरह से पीडीएस जो डीलर होता है, डीलर मान लीजिए कि 25 अप्रैल को चावल आता है, ठीक है, पीडीएस में 25 अप्रैल को चावल आता है, इस मतलब अप्रैल मंथ का। अब अप्रैल मंथ वो क्या करता है, जो ग्रामीण होता है उसको वह जो है चावल वह देता नहीं है, 25, 26 इस तरह करके किसी तरह से वो अगला मंथ ले जाता है। और अगला मंथ जो है अप्रैल के बाद मई में चावल आता है 2 मई को, क्या आता है, 2 मई को आता है। अब वो क्या करता है कि 25 अप्रैल 1 महीना का पूरा हिसाब कर देता है, पूरा बेच देता है, और अगला मंथ का क्या करता है वहाँ पे शो करके मतलब उसको देता है। तो जो लोग तेजदार होते हैं वह 2 महीना का ले लेता है, और जो तेजदार नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 महीना का पूरी तरह से चावल हिसाब हो जाता है। तो इस तरह से पीडीएस में क्या होता है, भ्रष्टाचार है, उसका जांच के लिए। इसके अलावा आप ये भी सुनेंगे किसी को अगर 40 किलो मिलता है तो वहाँ पे 5 किलो 4 किलो काट लिया जाता है। तो इन जितना भी पीडीएस से संबंधित जो हम लोग कहते हैं घपला होता है, उसकी जांच के लिए 2006 में बांधवा के नेतृत्व में बांधवा समिति का गठन किया गया था, जिसका रिपोर्ट 2007 में आया था। याद रखेंगे इसके लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि से संबंधित क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाना। किसी भी क्षेत्र में बदलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। जैसे हमारे देश में आया हरित क्रांति। हरित क्रांति जब तक नहीं आया था तब तक हमारे देश भुखमरी था, उतना उत्पादन नहीं होता था।
जब से आपका हाइब्रिड आया, मतलब नया नया टेक्निकल आया, कीटनाशक आए, उर्वरक आया और बहुत सारे कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, क्रांति आया, कृषि के क्षेत्र में बदलाव आया। तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव, क्रांति का मतलब क्या होता है बदलाव। तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, हरित क्रांति वर्ड शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेड ने किया था, विलियम गेड। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हरित क्रांति का जनक किसे कहेंगे? तो हरित क्रांति का जो जनक है विश्व लेवल में अर्नेस्ट बोरलाग है, याद रखेंगे, अर्नेस्ट बोरलाग है विश्व लेवल में हरित क्रांति का जनक। और भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वह आपका है स्वामीनाथन। हालांकि स्वामीनाथन के डिटेल्स जो है पार्ट 1 में, एग्रीकल्चर का जो पार्ट 1 वीडियो है, तो पार्ट 3 है, पार्ट 1 हम बता चुके हैं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में बोरलाग है। जब हरित क्रांति आया भारत में, ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो उस समय क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुआ, 5 गुना वृद्धि हुआ, और चावल के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुआ। आप भी याद रखेंगे कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो देखने को मिला वह गेहूं में मिला, उसके बाद अब कहाँ मिला, चावल में मिला। तो ये आपका था हरित क्रांति। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि हरित क्रांति भारत में कब आया था, डेट। अब इसके बाद करेंगे ऑपरेशन फ्लड। ये आपका है श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या तो श्वेत क्रांति, यह आपका आया था 1970 में। और इसके जो जनक है, श्वेत क्रांति का जो जनक है वह आपका है वर्गीज कुरियन। ये क्या था, ये इसका उद्देश्य था दूध का उत्पादन में बढ़ावा देना। जैसे कि आप अभी जो पौच वाला दूध जो आता है, पौच का दूध आता है, हर समय आप जितना दूध चाहेंगे उतना अवेलेबल रहता है। बट ये जो लोकल में घर में आपका गाय भैंस होता है, उनसे आप जरूरत से अगर दूध कहीं 1 किलो से ज़्यादा अगर मतलब ज़रूरत पड़ जाता है दूध दही का, मान लीजिए कि 5 किलो दूध का ज़रूरत पड़ गया, तो अचानक व्यवस्था करना दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब पौच की व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ऑपरेशन फ्लड का देन है, ये श्वेत क्रांति का देन है कि पूरा इंडिया में पौच का जो दूध होता है हर जगह उपलब्ध है, जिस टोंड के नाम से भी जानता है। तो ये था ऑपरेशन फ्लड जो दूध से संबंधित है। आपने हरित क्रांति को भी देखा। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्रांति, अलग अलग क्षेत्र में जो क्रांति हुई। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो हुआ है, ये नीली क्रांति आपका मत्स्य से संबंधित है, मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है आपका झींगा मछली से, आप झींगा मछली देखे भी होंगे। पीली क्रांति जो है इसका संबंध सरसों से है, सरसों और तिलहन से। गोल क्रांति जो है वह आपका आलू से है, और रजत क्रांति जो है वह आपका अंडा से है। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। पिंक क्रांति भैंसा का मीट से, इसे आप जरूर याद रखेंगे, पिंक क्रांति भैंसा के मीट से। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से, और बादामी क्रांति जो है आपका मसाला से है। और इंद्रधनुष क्रांति जो है कृषि संबंधी उत्पादन से है। इसके अलावा और बहुत सारी क्रांति है, और इसमें से काफ़ी पॉइंट्स जो नहीं हुआ है हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। ये आपका पार्ट 3 था। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।